Hello students, I am Metha Babel, Assistant Professor in Department of Chemistry, Kaluria PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur. Today we are going to discuss an elementary idea about organometallic compounds. Organometallic compounds MSc में ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री पेपर का ही एक पार्ट है। तो ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री के पेपर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या हैं और उनके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में काम में आती हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? Organometallic compounds are the compounds in which at least one organic group is attached with metal directly through carbon. कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनो मतलब कार्बनिक ग्रुप से मतलब है और मेटेलिक मतलब मेटल से मतलब है। इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड में मेटल किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन से सीधे ही अटैच है, मतलब कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, ऑर्गेनोलिथियम CH3Li। तो यहाँ पर देखिए लिथियम और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरीके से ग्रिनियर रिएजेंट की हम बात करें CH3MgCl, तो यहाँ पर मेटल हो गई मैग्नीशियम और CH3 ग्रुप का कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के जिनमें ट्रांजिशन मेटल और कार्बनिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है और ट्रांजिशन मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे फेरोसिन हो गया, यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो इन सभी में मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस क्या होता है? कैटालिसिस इसका मतलब हम जो कोई रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे हैं तो उसमें हम कैटलिस्ट को काम में ले रहे हैं। और कैटलिस्ट का क्या काम होता है? कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को चेंज कर देता है, रिएक्शन रेट को ये बढ़ा भी सकता है। तो लेकिन कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता। कैटलिस्ट का काम है कि वो रिएक्शन खुद कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन वो रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। कैटालिसिस कितने टाइप का हो सकता है? कैटालिसिस 2 टाइप का हो सकता है, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होगा? जहाँ पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में होते हैं तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होगा? ऐसा कैटालिसिस जहाँ पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में होते हैं, डिफरेंट फेज में होंगे। मतलब कि अगर एक सॉलिड स्टेट में है तो एक लिक्विड स्टेट में होगा, या एक सॉलिड है तो गैसेस स्टेट में, इस तरीके से। तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। अब होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस में होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोसिलाइलेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ एल्कीन्स, ओलिगोमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एसिटिक एसिड सिंथेसिस। इन सभी को हम होमोजीनियस कैटालिसिस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम कैटलिस्ट काम में लेंगे तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होते हैं। जब भी हम कैटलिस्ट काम में लेंगे तो कैटलिस्ट को काम में लेने से क्या फ़ायदा होता है? यहाँ पर हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो किया गया है। तो इसमें यहाँ पर देखिए कि जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है उसमें तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस रिएक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? कम हो गई। तो कैटलिस्ट का यूज़ करने से एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ कम हो जाती है और रिएक्शन इजीली हो जाती। कुछ एलिमेंट्री स्टेप्स होती हैं जो कि होमोजीनियस कैटालिसिस में काम में आती है। जैसे इतने सारे जो होमोजीनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म होते हैं तो उनमें कुछ स्टेप्स कॉमन होती है जो कि सभी में चलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिगेंड एक्सचेंज। लिगेंड एक्सचेंज का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स में से लिगेंड का डिसोसिएशन भी हो सकता है और उसमें उसका एडिशन भी हो सकता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है, कम से ज़्यादा हो सकती है, इंक्रीज। जैसे +1 है तो +3 हो सकता है, इंक्रीज हो सकती है। रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा से कम भी हो सकती है, अगर इंक्रीज़ हुई है तो वो वापस से डिक्रीज़ भी हो सकती है, जैसे +3 से +1 हो सकती है।
इंसर्शन एंड माइग्रेशन, जहाँ पर मैकेनिज्म में ज़रूरत होती है वहाँ पर किसी पर्टिकुलर ग्रुप का इंसर्शन भी हो सकता है और माइग्रेशन भी हो सकता है। इसके सिवाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड सबस्ट्रेट, ये चीज़ भी इसमें पॉसिबल हो सकती है। तो ये सारे जो मैकेनिज्म होते हैं उसमें ये 1 बाय 1 ये चीज़ें होती हैं। तो जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन्स, हाइड्रोफॉर्मेलेशन ऑफ एल्किन्स, तो उसमें सारी स्टेप्स आती हैं, तो उस समय अच्छे से इन्हें हम समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल से शो किया है कि कोई पर्टिकुलर हमारे पास कोई कैटलिस्ट है, जैसे यहाँ अब इस पर हमने कोई XY ग्रुप पाना है इस पर, तो XY ग्रुप के जुड़ने से इस मेटल पर जब XY ग्रुप जुड़ गया तो आप देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए हमने इसे क्या बोला, ऑक्सीडेटिव एडिशन। हमने यहाँ पर्टिकुलर कोई मेटल नहीं ली है, जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उससे पर्टिकुलर मेटल कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया, अगर स्टार्टिंग में जब हमने कैटलिस्ट लिया +1 थी तो XY के जुड़ने से +3 हो जाती है। उसके बाद अगला स्टेप होता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब मान लिया यहाँ पर AB ग्रुप है, इस AB ग्रुप से यहाँ हमने इसको रिएक्ट करवाया, तो इस AB का अब यहाँ पर ये देखिए ये AB मेटल पे जाकर सीधे नहीं जुड़ा, ये मेटल पे कहाँ जाके जुड़ा है, M और X के बीच में, मतलब कि इसका इंसर्शन हुआ है M और X के बीच में, तो इसे हमने बोला इंसर्शन। इसी तरीके से आप 4th वाला देखिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है। रिडक्टिव एलिमिनेशन का मतलब मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वापस कम होकर हमें कैटलिस्ट मिल रहा है और प्रोडक्ट हमें मिल गया। या तो ऐसे भी हो सकता है या फिर सीधे डीकम्पोजिशन होकर के भी इस तरीके से प्रोडक्ट मिल सकता है। तो हम रिडक्टिव एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे, 4th वाला जो स्टेप है, 1st, 2nd, 4th की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे जो यहाँ मैकेनिज्म है उसमें सारी प्रोसेस होती हैं। तो इस तरीके से ये एक एलिमेंट्री आइडिया था ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए। थैंक यू।